नमस्कार दोस्तों, ये है वारा फैक्ट। अब यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि भारत की ताकत इतनी बढ़ चुकी है, भारत का मिडिल क्लास इतना बढ़ चुका है और इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है भारत कि दुनिया का कोई भी कंट्री कुछ भी कहने को तब मतलब राजी नहीं है। अब ये भाई साहब दरअसल यहाँ पर भूल जाते हैं कि भारत की मिडिल क्लास ही ताकतवर हो चुकी है, ऐसा नहीं है। उनके पास पैसा आ गया, ऐसा नहीं है। भारत की लीडरशिप और भारत के लोगों के अंदर अब सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है कि अब वो किसी भी कंट्री को आसानी से उनको हर्ट नहीं करने देते, जैसे कि पहले यूएस कर देता था। पहले भी 100 करोड़ की आबादी तो पहले भी थी, पहले भी बड़ी मार्केट थी, लेकिन क्या कि किसी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट देती थी यूएस या फिर रशिया के खिलाफ, कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है और अब भारत के लोग इतने आगे आ चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि भाई कहा यह जाता है कि भाई अगर अमेरिका हो या फिर कोई और ताकतवर कंट्री हो जैसे कि यूके और फ्रांस हो गया, उसको भी भारत अपनी तीखे तेवर दिखा देता है। सिवाय ये नहीं है कि सिर्फ बड़ी मार्केट है, भारत का एटीट्यूड भी बदल चुका है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया इज अ बिग बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है। इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपको याद है कि कश्मीर के दौरान जब वो कश्मीर पे लॉकडाउन वगैरह हुआ था, उसमें दुनिया ने कितना क्रिटिसाइज किया था इंडिया को। लेकिन आपने देखा सऊदी अरेबिया से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया, इसराइल से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया। सऊदी अरेबिया ने मेरे ख्याल से कुछ 500 बिलियन डॉलर्स कुछ आउटले किया है इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में। और अगर वो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के इंडिया में हो जाते हैं तो और भी कम इंडिया की क्रिटिसिज्म होगी मिडिल ईस्ट में, और इंडिया का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ जाएगा। क्योंकि यूं सोचिए कि आप अगर मेरे घर में 500 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं तो सोचिए मेरा इन्फ्लुएंस आप पे कितना बढ़ जाएगा, राइट। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है। और अगर कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट 2004 या 2008 में, तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। दूसरी चीज क्वाड की बात, मिडल ईस्ट का जहां तक सवाल है, तो ये इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। दूसरा है इंडियन डायस्पोरा भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियन मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। और मुस्लिम मुल्क के आजकल ये जो इस्लामिक सॉलिडारिटी की बातें करते हैं ना, ये बहुत कमजोर हो गई है। मिसाल के तौर पे उइगर के मसले को लेकर चाइना के सपोर्ट में मुस्लिम मुल्कों ने ज्यादा सपोर्ट दिया चाइना को यूएन में बनिस्बते क्रिटिसिज्म के। आपके मुल्क में तो नजर भी नहीं आता उइगर के ऊपर, जिसमें लाइक पाकिस्तान का लाइक इंटरनेट ब्लॉक हुआ है, ऐसा लगता कि उइगर का कोई मसला ही नहीं है, मुझे नहीं पता कहते इमरान खान, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह तो साफ नजर आ जाता है कि मुल्कों की जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो इस्लामिक सॉलिडारिटी से बहुत मजबूत है। तो जहां तक के मिडल ईस्टर्न मुल्कों का है, इंडिया के साथ इट इज बट नेचुरल। इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6ठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे अमेरिका थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट कर रहा है मिडिल ईस्ट में बाय बिकमिंग लेस एंगेज्ड, मुझे लगता है कि दूसरे मिड लेवल पावर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप मिडिल ईस्ट में ना सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना और रशिया का भी रोल बढ़ते हुए देखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो इंडिया की जो प्रेजेंस है आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर, वो जो एक कल्चरल एक्सेप्टेंस है वो बेसिकली बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से हमें ये पता चला है कि अमेरिका जो है वो दूसरे ममालिक को पहले ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर देता था, अब नहीं दे सकता। इस हवाले से इंडिया पे भी देखा गया है कि फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी अगर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हमें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न पर डालेगा रिलीजियस फ्रीडम पे, तो हम उन लोगों को पाक इंडिया का वीजा ही नहीं देंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया के ऊपर इंडिया को अमेरिका जो है उस तरह रिलीजियस फ्रीडम पे आप बात नहीं कर सकता, बल्कि चीन भी स्नब कर देता है? तो ये किस हद तक जो एक फॉरेन पॉलिसी टूल हुआ करता था, अब आप समझते हैं कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टूल बॉक्स? देखिए ये जो आप जिक्र कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएससीआईआरएफ। पिछले 2 साल से उनकी रिपोर्ट्स में उन्होंने रेकमेंड किया है कि स्टेट डिपार्टमेंट शुड
आइडेंटिफाई इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, सीपीसी की। तो उस तो इंडिया के पास से तो काफी क्रिटिसिज्म आया। दो चीजें हो चुकी है। एक कि इट इज नॉट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल टूल। मतलब आपको पता है कई साल से पाकिस्तान इज लिस्टेड एज ए सीपीसी कंट्री, सऊदी यस, अरेबिया इज आल्सो लिस्टेड, चाइना इज आल्सो लिस्टेड। कुछ असर तो नहीं हो रहा है उनके पॉलिसीज वगैरह में, जिन पॉलिसीज के वजह से सीपीसी का उन पे कैटेगराइजेशन लगाया गया वो नहीं बदले। तो बेसिकली व्हाइट हाउस कैन सिंपली इग्नोर दैट। तो अगर इंडिया का सीपीसी भी लग जाता है तो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इंडिया या अमेरिका इंडियन रिलेशंस। ये और बात है, इंडिया के थोड़ा बहुत इमेज डेंट हो जाएगा। और एक अगर आपने 2020 की रिपोर्ट देखी है तो उसमें एक डिसेंटिंग जो पर्सन है उन्होंने लिखा था कि भाई इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया को नॉर्थ कोरिया और चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ इंक्लूड करना इज अनफेयर। अभी भी इंडिया में मुस्लिम पार्टीज है, मुस्लिम इलेक्शंस जीतते भी हैं, लड़ते भी हैं, वोट भी डालते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स वगैरह की जो डिमांड है सिविल सोसाइटी से, सेनेटर्स वगैरह से, तो अमेरिका में क्या है, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, इसमें कई डिफरेंट व्यूज है, पॉइंट्स ऑफ व्यू है, तो उन सबको गवर्नमेंट अकोमोडेट करने की कोशिश करती है। जहां पे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट आ जाते हैं वहां पे वेवर्स। मिसाल मैं आपको और एक देता हूं जिसपे शायद आप बात करना भी चाहेंगे। दोनों, तुर्की और इंडिया दोनों ने पिछले 3-4 साल में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अमेरिका में आजकल एक लॉ पास किया गया है जिसके तहत अगर रशिया से मिलिट्री एड खरीदते हैं आप हथियार, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं बिकॉज यू आर इन ए वे सपोर्टिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री। तो टर्की पे तो सैंक्शंस लग गए। हालांकि टर्की एक नेटो एलाई है, अमेरिका का इतना पुराना दोस्त है। टर्की में अमेरिका के जो यूरोप में जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन है वो तुर्की में है। उसके बावजूद तुर्की पे सैंक्शंस लगे। इंडिया ने भी वही हरकत की 2018 में। तुर्की ने $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे रशिया से, इंडिया ने $5.5 बिलियन के S-400 खरीदे जो अभी डिलीवर हो गए। इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शंस वगैरह उस पर नहीं लगे। सो क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी वेवर्स आते रहेंगे। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ US नीड फॉर इंडिया। इंडिया की जो जरूरत है अमेरिका को, उसका आप देख सकते हैं ये नतीजा। तो ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो डेवलप की है अमेरिका में, उसमें इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो जो 4 मुल्क हैं उसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों डेमोक्रेसीज हैं। और इसमें 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो बेसिकली ये चाइना को डोमिनेट या एटलीस्ट कंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की, अगर आप उनकी वेबसाइट व्हाइट हाउस पे अगर आप जाएं और 2018 नेशनल सिक्योरिटी की जो स्ट्रैटेजी थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो एक ही उन्होंने छापी थी, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंस दिए थे। और वही लैंग्वेज और वही स्ट्रैटेजी अब जो बाइडेन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यू कैन सी दैट देयर इज नो फंडामेंटल चेंज। ये और बात है कि डेमोक्रेट्स थोड़ा बहुत ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत रिपब्लिकन्स की। और इसलिए जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे UN कन्वेंशन के लिए, एक तो ये चीज़ गौर करना चाहिए कि बहुत कम लीडर से मुलाकात हुई, सिर्फ नरेंद्र मोदी से हुई। मेरे ख्याल से इमरान खान लास्ट मिनट पे आए भी नहीं शायद। सो दैट्स वन थिंग कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिला, फिर क्वाड की बातचीत भी की। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेक्चर भी दी कमला हैरिस ने ह्यूमन राइट्स का, खासतौर से CAA वगैरह को लेकर, और मीडिया ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया। तो जिस तरह से हाउडी मोदी वाला रिसेप्शन हुआ था, उस तरह रिसेप्शन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिया नरेंद्र मोदी को, लेकिन अहमियत उतनी ही दी। तो देखना चाहिए कि पॉलिसी में ज़्यादा तब्दीली नहीं आएंगी, लेकिन रवैये में मुझे लगता थोड़ा फर्क रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये क्वाड 2 और क्वाड 1 की बातें हुई, क्वाड 1 तो ये था कि जी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका जो है वो क्वाड 1 है, लेकिन एक क्वाड 2 की बात चली और एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें इसराइल, UAE, अमेरिका और इंडिया। तो इंडिया जो है, इसको हाउ कम इंडिया इज बीइंग मेन स्ट्रीम्ड इन मिडल ईस्ट?
आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि इसकी वजह क्या है कि मिडिल ईस्ट में क्यों मेन स्ट्रीम अमेरिका करना चाहता है? क्या वो समझते हैं कि जिस तरह वो इसराइल को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं मिडिल ईस्टर्न ममालिक में, यूएई के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, अब्राहम अकॉर्ड और ये सारी चीजें हुई, तो इंडिया इज सच अ ट्रस्टेड पार्टनर फॉर देम कि वो समझते हैं कि वो उसको वाकई ही जो है वो मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना चाहिए? आपको क्या नजर आता है इसमें? देखिए, क्वाड 2 का जो स्लोगन है वो इंडिया से ज्यादा आ रहा है बनिस्बत अमेरिका से। तो अगर आप जब भी क्वाड 2 का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप वो देखेंगे कि इंडिया के मीडिया पर्सनल, इंडिया के जर्नलिस्ट और खुद इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के अफराद इस लफ्ज को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ अमेरिका में ज्यादा लोग ये क्वाड का लफ्ज उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जहां तक के इंडियन एनालिस्ट है और जो नॉट ऑल ऑफ देम, जो सेंटर और सेंटर लेफ्टिस्ट, मतलब लेफ्ट भी नहीं, राइट को छोड़ दें, एक्सट्रीम, जो सेंटर की जो थिंकिंग है, वो कहते हैं कि अमेरिका दुनिया की कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इनके बीच में नेचुरल अलायंस होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका के दो बहुत ही खास रिश्ते हैं, वेरी स्पेशल रिलेशंस। एक इजराइल के साथ है और दूसरा बरतानिया के साथ है। तो इंडिया वो दर्जा हासिल करना चाहता है कि एटलीस्ट ये जो तबका है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि इंडिया का रिलेशंस अमेरिका के साथ उतना ही स्पेशल हो जाए जितना बरतानिया का और इजराइल का है।